वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेपरेशन मेथड को पढ़ेंगे। सेपरेशन मेथड क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को बहुत सारे प्योर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण में वो मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, जिस कारण से हम लोग को कोई मेथड को अप्लाई करना होता है। तो पहला हम लोग जानेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेपरेशन मेथड को पढ़ेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेपरेशन मेथड को पढ़ेंगे। सेपरेशन मेथड क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को बहुत सारे प्योर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हम वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेपरेशन मेथड को पढ़ेंगे। सेपरेशन मेथड क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को बहुत सारे प्योर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण में वो मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, जिस कारण से हम लोग को कोई मेथड को अप्लाई करना होता है। तो पहला हम लोग जानेंगे कि किसी भी डाई या ब्लू डाई या ब्लैक इंक अगर किसी चीज़ में घुला हुआ है तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। जैसे अगर जल में, वाटर में अगर वो ब्लू डाई मिला हुआ है या ब्लैक स्याही जो रहता है वो मिला हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो उसका एक ही विधि होता है। अगर ब्लैक डाई आपका वाटर में मिक्स्ड है, तो वाटर में मिक्स्ड है, इस वजह से आपको इसमें टेक्निक क्या अपनाना है कि वाटर का एक नेचर होता है एवोपरेट हो जाना, तो इसमें एक ही मेथड अप्लाई होगा, एवोपरेशन। तो एवोपरेशन मेथड से होगा क्या कि वाटर एवोपरेशन यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक डाई या जो भी नीले रंग का स्याही होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो कि सेडिमेंट कर जाता है। सेडिमेंट उसको नहीं कहेंगे, केवल वाटर ही उसमें वेपर में बदलता है, जिस कारण से वो सेपरेट हो जाता है स्याही। इसके बाद का अगर मेथड हम लोग देखें तो हम लोग मिल्क से क्रीम कैसे निकालेंगे। जैसे मिल्क से क्रीम कैसे निकालेंगे, तो मिल्क से क्रीम निकालने का हमारे पास दो मेथड है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पुराने परंपराओं में हम लोग का ट्रेडिशनल एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, वो अपकेंद्रण कहलाता है। अपकेंद्रण कहने का मतलब कि एक स्पिंडल होता है यानी कि रोड, और इसको रस्सी के सहारे हम लोग इस तरह से पुल करते हैं, खींचते हैं दोनों तरफ से। कभी अकॉर्डिंगली, हमेशा अकॉर्डिंगली ही खींचते हैं, एक हाथ से अकॉर्डिंगली खींचते हैं और दूसरे हाथ से रिपेल करते हैं अपने तरफ से, अपने अपोजिट में भी, और खींचना होता है। तो इस तरह से होता क्या है कि इसके चारों तरफ ये इस तरह से बल कार्य करता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें होता क्या है कि जितना भी क्रीम का पार्टिकल्स होता है वो सब प्रेसिपिटेट बनकर ऊपर आ जाता है, जिसके कारण वो मक्खन बटर के रूप में हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। तो इसका मेथड हम लोग जो देखते हैं, इसका मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण, हिंदी में अपकेंद्रण। अपकेंद्रण और इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो मिल्क से क्रीम को अलग करने का क्या विधि है? सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद हम लोग फिल्टर कर देते हैं। तो फिल्ट्रेशन बाद में अप्लाई हो सकता है, या हाथ से भी हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या हम लोग फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब दो इनसॉल्युबल मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि इनसॉल्युबल लिक्विड जो होता है, जैसे तेल और वाटर, ये दोनों इनसॉल्युबल है एक दूसरे के लिए।
तो इनसॉल्युबल को कैसे अलग करेंगे? तो इनसॉल्युबल का नेचर देखना पड़ता है कि वो है क्या। जैसे अगर वाटर है तो इवेपोरेशन अपनाएंगे, और अगर दोनों ही तेल है तो उसमें हम लोग डेंसिटी अप्लाई करते हैं। तो डेंसिटी अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग तो डेंसिटी अप्लाई नहीं कर सकते, उन लोग का अपना डेंसिटी क्या होगा। अगर दोनों इक्वल है तब तो फिर थोड़ा दिक्कत की बात है। अगर कम ज़्यादा है तो जो ज़्यादा कम होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो ऊपर फ्लोट करेगा, धीरे धीरे हम लोग उसको अलग कर सकते हैं ढाल करके। लेकिन होता क्या है कि अगर दोनों इक्वल है तो इक्वलिटी के केस में हम लोग बहुत ही दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उस केस में क्या होता है जब हम लोग का कम डेंसिटी कम बेसी जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस में होता है। तो मान लेते हैं कि एक लिक्विड L1 है और एक लिक्विड L2 है, और दोनों इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, लेकिन डेंसिटी के मामले में ये इससे ज़्यादा है, L2 ज़्यादा है। तो होगा क्या, एक बीकर लेंगे और दोनों को डालेंगे, तो देखना क्या है कि L1 ज़्यादा है तो L1 नीचे रह जाएगा, ठीक है, L1 नीचे रह जाएगा, ये L1 नीचे रह जाएगा, और जो L2 है वो फ्लोट करेगा। वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा। फ्लोट क्या करेगा, लिक्विड फ्लोट नहीं करता है एक्चुअली, वो ऊपर रह जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको ऐसे इंक्लाइन करके इससे लिक्विड को बाहर कर लेंगे। इसमें कोई अलग से कोई मेथड है नहीं स्पेशल, इसको हम लोग सब्सटेंस के नेचर पे पहचान करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग सेपरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे नेचर क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ठीक है, और NaCl, इनका नेचर क्या है कि ये एक का ना तो सॉलिड से कोई कन्वर्जन पॉसिबल है, सॉलिड ही, जैसे सॉल्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा NaCl का, ठीक है, वो पानी में भले ही इंसॉल्युबल है, लेकिन अगर हम दोनों को पानी में अगर डालेंगे तो ऐसा नहीं सोचना है कि NaCl घुल जाएगा और NH4Cl नहीं घुलेगा, वो भी घुल सकता है। तो यहाँ पे वो मेथड अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे मेथड अप्लाई ये होगा कि ये कपूर के जैसा हमेशा इसका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेट कर जाता है। तो सब्लिमेशन के केस में मान लीजिए कि एक प्लेट लेते हैं, NaCl और NH4Cl मिक्स किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक वाला हम लोग मान लेते हैं, रेड वाला मान लेते हैं हम लोग NH4Cl, और ब्लू वाला मान लेते हैं NaCl। तो ये रेड वाला जो NH4Cl होगा वो रूम टेम्परेचर में ही या थोड़ा सा तापमान बढ़ाने पे अपने आप वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचा, केवल नमक यानी कि सॉल्ट NaCl। तो ये सेपरेट हो गया। उसी तरह से कपूर भी हम लोग रखते हैं, देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ही वो अपने आप धीरे धीरे लगभग 10 से 20 मिनट के लमसम में वो खत्म हो जाता है, यानी कि वो इवोपरेट कर गया। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ये प्रक्रिया सबके साथ होता है, किनके साथ, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के साथ। ये सब डायरेक्ट सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। ये नेचुरली फेनोमेना है। नेक्स्ट है आपका कि ब्लैक स्याही का अगर देखें क्वेश्चन, अगर ये उठाएं कि क्या ब्लैक स्याही क्या एक ही रंग है, एक ही कलर है, तो आंसर होता है
नहीं, वो मिक्सचर है, मिक्सचर फॉर्म में है। इसका मतलब कि ये इसमें जब मिक्सचर का बात आ रहा है, इसमें एक तो सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा, यानी कि पहला विलायक और दूसरा विलय। ठीक है। स्याही के केस में वाटर जो होता है ये होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के केस में वो डाई यानी कि ब्लैक डाई पाउडर फॉर्म में आता है, उसको घोलते हैं तब स्याही बनती है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या काली स्याही का डाई एक ही रंग है? नहीं, उसमें हम लोग वाटर भी मिक्स करते हैं, वो मिक्सचर फॉर्म में है जिसमें वाटर सॉल्वेंट के रूप में है और डाई सॉलिड पार्टिकल्स है। हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का विधि जो पढ़ते हैं, इस केस में काली स्याही के केस में एक मेथड पढ़ा जाता है क्रोमेटोग्राफी। वो क्रोमा से बना है, क्रोमा का मतलब होता है रंग। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि अगर आप, होता क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी क्लॉथ से अगर हम लोग लें और यहाँ पर इसको, इस जो ब्लैक इंक है उसको डालें, तो ये धीरे 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 ये ऊपर चढ़ते चला जाएगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि इसमें होता क्या है कि पहले वाटर मॉलिक्यूल फैलता है, इसको वेट करने के लिए, उसको भिगोने के लिए जब फैलता है तो उस केस में होता क्या है कि ब्लैक डाई का भी सॉलिड पार्टिकल्स इसके साथ हो लेता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि ये कलर फैल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि उसका सॉल्वेंट जो होता है, वाटर होता है, वो फैलता है, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्योंकि ब्लैक डाई भी इन्वॉल्व है, साथ में है, तो वो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऊपर चढ़ता चला जाएगा, जिस कारण से हम लोग को लगता है कि कपड़ा डाई हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी से हम लोग कपड़ा रंगीन भी करते हैं और कपड़ा को डिस्कलर भी करते हैं। ठीक है, डिस्कलर किए तभी तो सेपरेशन हो पाया, और अगर कलर किए तो भी सेपरेशन है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मेथड दो सॉल्युबल लिक्विड को अलग करने में किया जाता है। जैसे दो सॉल्युबल लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, वाटर और एसीटोन को मिक्स करेंगे और उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करके अलग करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका, या डिस्टिलेशन इवेंट कहें तो डिस्टिलेशन में होता क्या है, वो एक्चुअली वेपराइजेशन का ही केस है। जब हम लोग हीट देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर से वो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है किसी और कंटेनर में, तो बचा हुआ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड नहीं कहेंगे, एक दूसरा लिक्विड ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो सॉल्युबल लिक्विड जो छूटना है, जो सेपरेट होना है, वो पहले वाले फ्लास्क में ही रह जाएगा और बाकी वाले फ्लास्क में वाटर को वहां पे सब्लिमेट कर लिया जाएगा या एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक केस बनता है, जैसे कि एक फ्लास्क लेंगे और यहाँ से एक कंटेनर को जोड़ेंगे। ठीक है, कंटेनर को जोड़ें और यहाँ से एक पाइप को जोड़ करके एक बीकर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग मिश्रण रखे हुए हैं वाटर और एसीटोन का, वाटर और एसीटोन का। तो वाटर एसीटोन होगा क्या कि जब हम लोग हीट देंगे, इसमें हम लोग हीट देंगे, तो हीट देने के बाद ये वाटर वेपर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एसीटोन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम
वाटर का होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे कम हुआ यानी कि वो जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे मौजूद पार्टिकल्स जो होगा, मौजूद किसका होगा, वाटर का, और वाटर यहाँ से सब्लिमेट हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा का सारा वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या बचा मेरा, शुद्ध रूप से एसीटोन। तो इस तरह से हम लोग दो इंसॉल्युबल सब्सटेंस का तो हम लोग कर ही चुके हैं। वहाँ पे हम लोग वेपराइजेशन करते हैं, या हम लोग को सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन नहीं, वो तो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होता है। इंसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए जनरली हम लोग उसको कोई पर्टिकुलर मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, बस उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, डेंसिटी पे डिपेंड करता है वो चीज़। लेकिन सॉल्युबल सब्सटेंस के केस में, सॉल्युबल लिक्विड के केस में हम लोग डिस्टिलेशन को अप्लाई करते हैं। डिस्टिलेशन ही कारगर है वहाँ पे। तो डिस्टिलेशन का बहुत अच्छा सा यूज है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर में, आपका उसमें माइंस में वो बहुत अच्छा से यूज होता है। हर एक लेवल पे अपना पेट्रोल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकलता है, वेस्टेज भी निकलता है। तो उसका अलग केस है, वो क्लास आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे, नेक्स्ट क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे। तो तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग एयर का मिक्सचर से हम लोग